अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जुर्म सज़ा प्रोग्राम के साथ चकवाल से मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली अवान। 27 नवंबर 2025 पंजाब भर में नए ट्रैफिक कवानीन का निफाज हुआ, जिसके बाद जुर्मानों और ट्रैफिक की खिलाफ वर्जियों पर ट्रैफिक पुलिस की जानिब से पंजाब भर में कार्रवाइयाँ की गई। जो लोग हेलमेट्स नहीं पहनते थे या ट्रैफिक की खिलाफ वर्जी करते थे, उनके खिलाफ जुर्माने भी किए गए, गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई गई और इसके साथ साथ मुकदमात का इंदराज भी हुआ। ज़िला चकवाल की अगर बात करें तो ट्रैफिक पुलिस से हासिल किए गए इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 27 नवंबर से लेकर अब तक 6000 से ज़ायद ट्रैफिक चालान ट्रैफिक पुलिस मोटरसाइकिल, रिक्शा, हैवी गाड़ियों के कर चुकी है और इसकी मद में जो जुर्माने हासिल किए गए हैं उसकी जो रकम है वो 1 करोड़ 29 लाख से ज़ायद है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये बताइएगा जो नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज हुए, इसके बाद अब तक कितनी तब्दीली आई, कितने जुर्माने हुए और क्या समझते हैं कि जो नए ट्रैफिक कवानीन का निफाज है ये आवाम के लिए कितना कारगर साबित हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो नए ट्रैफिक कानून लागू हुए हैं, जो अमेंडमेंट हुई है, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। हुकूमत का जो मेन मकसद था वो था हादसात की कमी, हादसात में कमी लाना। अल्हम्दुलिल्लाह उससे हादसात अभी जो दिसंबर का महीना चल रहा है, आज तक अभी तक कोई हादसा चकवाल में रिपोर्ट नहीं हुआ, फैटल हादसा। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन 90% जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं वो अब हेलमेट का इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। आपके सामने हमने 3-4 कारों से ब्लैक पेपर्स उतारे हैं। पहले ब्लैक पेपर लगवाने का रश होता था, अब वर्कशॉप्स में जाते हैं तो ब्लैक पेपर उतरवाने का रश लगा हुआ है। ठीक है जी। इसके साथ साथ अभी लाइन वायलेशन की बहुत कमी हो गई है। ओवरलोडिंग ऑफ गुड्स जो थी गाड़ियों में, जो इस किस्म की चीज़ें थी जैसे सरिया वगैरह बार लोड होता था या एक्स्ट्रा बोरियाँ लोड होती थी जो नुकसानदेह होती थी, वो ख़त्म हो गई हैं। ओवरलोडिंग ऑफ पैसेंजर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो गया। अब छतों पे कोई सवारी नहीं है, क्योंकि अब कोई अगर छतों पे सवारी बिठाता है तो उसको 15,000 रुपये जुर्माना होता है। इसी तरह अगर कोई वज़न से ज़्यादा जो कैपेसिटी है लोडिंग की, उससे ज़्यादा अगर कोई लोड करता है तो उसको भी 15,000 रुपये जुर्माना होता है। साथ साथ FIRs भी हैं और इसी तरह कम उम्र बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अब रोड पे आपको नज़र नहीं आएंगे, ना गाड़ी चलाते हुए ना मोटरसाइकिल चलाते हुए। आप अभी देख सकते हैं हमारे पीछे जो रश लगा हुआ है लाइसेंस बनाने वालों का। लाइसेंस के खिलाफ भी हमने जो विदाउट लाइसेंस जो ड्राइवर्स थे उनके खिलाफ भी हमने सख्त क्रैकडाउन किया है। और जो अब तकरीबन जो ऐसे लोग जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो रोड पे गाड़ी लेके नहीं आ रहे, तो ये इसका एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है। हादसात में मेन जो मकसद था वो हादसात में कमी लाना था, लोगों को ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक चलाना था। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हद तक ये जो अमेंडमेंट्स है ये कामयाब साबित हुई हैं। अच्छा सरफराज साहब, हमने देखा है कि आवाम बड़ा शिकवा करती हुई दिखाई देती है कि जो ट्रैफिक पुलिस है वो सिर्फ बाइकर्स को रोकती है और उनके खिलाफ ही जुर्माने किए जाते हैं। जो बड़ी गाड़ियों वाले हैं या जो सरकारी गाड़ियाँ हैं, क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं? हाँ, देखिए हड़ताल की कॉल हुई थी, बड़ी गाड़ियों वालों ने ही की थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस तरह वो कामयाब तो नहीं हो सकी, लेकिन कॉल आपको पता है वो हुई है। इसी वजह से हुई है कि हमने उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की है। बड़ी गाड़ियों से मुराद मैं बात कर रहा हूँ जो अमीर तबका है उसकी बात कर रहे हैं। नहीं, बड़ी गाड़ी हमारी नज़र में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बराबर हैं। और अब चकवाल में देख सकते हैं ऐसा कोई भी बंदा नहीं है जिसके खिलाफ कार्रवाई ना की हो। अच्छा, ये बताइएगा कि हेलमेट जो आवाम ने पहने हुए हैं ये सेफ्टी मेयार्स के मुताबिक हैं या इसके लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट मौजूद है? सबसे पहले तो हमारी जो कोशिश है वो ये है कि 100% हर बंदा हेलमेट पहने। ये इंशाल्लाह हमने 1 महीने के अंदर ये करके दिखाना है और आप देखेंगे कि ये होगा। जहाँ तक सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की बात है तो काफ़ी सारे जो हेलमेट्स हैं वो सेफ्टी स्टैंडर्ड के मुताबिक अगर कुछ हैं तो उस पर हम वर्किंग कर रहे हैं। जो डिपार्टमेंट सेफ्टी को देखते हैं हम उनसे कंसल्ट कर रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी हम देख लेंगे उसको। अच्छा, ये जो गाड़ियों के अंदर जो लोग सीट बेल्ट नहीं पहनते तो उनके लिए कब से चकवाल में कार्रवाइयाँ शुरू होंगी? देखिए जी, उनके लिए स्पेसिफिक रोड होते हैं। जैसे अब चकवाल शहर के अंदर इतना इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जो सीट बेल्ट्स हैं वो तो आपकी सेफ्टी है ना जी। 2 चीज़ें आपकी सेफ्टी हैं, एक सीट बेल्ट और दूसरी जो आपकी सेफ्टी है वो हेलमेट। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना और आपका किसी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर आपकी जो बचत है वो बहुत मुश्किल हो जाती है। सीट बेल्ट में थोड़ा सा ऐड करना चाहता हूँ, ट्रैफिक एजुकेशन जो है तकरीबन पिछले जब से हमने ये सख्त कार्रवाई शुरू की है, साथ साथ हम ट्रैफिक एजुकेशन पे भी जोर दे रहे हैं। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात लोगों को बताना चाहता हूँ कि सीट बेल्ट सिर्फ जो ड्राइवर है उसके लिए नहीं है, सीट बेल्ट जो सेकंड सीट पे बैठा हुआ है उसके लिए भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हादसा की सूरत में दोनों की जान को सहम खतरा होता है जी। अच्छा, हमने देखा है कि कम उम्र ड्राइवर्स या रिक्शा चलाने वाले
हम शहर में जब देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो वायलेशन होती है शहर के अंदर या हादसा होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो रिक्शा ड्राइवर या कम उम्र जो बच्चे हैं मोटरसाइकिल चला रहे हैं या वन व्हीलिंग करने वाले, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ की जा रही हैं? देखिए जी, जो रिक्शा या हाईएस या इस तरह की जो गाड़ियाँ हैं जो कमर्शियल पीएसवी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स हैं, उनमें अगर कोई रिक्शा चलाता है या कोई कम उम्र उनको चला रहा है तो उसके खिलाफ ना सिर्फ हम उसके खिलाफ एफआईआर दे रहे हैं, बल्कि जो ओनर है, जो उस गाड़ी का ओनर है, हम उसके खिलाफ भी एफआईआर दे रहे हैं। जहाँ तक बच्चों का तल्लुक है तो अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी हद तक चकवाल में तो मुझे कोई बच्चा चलाता हुआ नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कैंपेनिंग की है। हम स्कूलों में गए हैं, अभी ये स्कूल नंबर 1 है, यहाँ पे हमने टीचर से मुलाकात की। ये इन्होंने इस अब तरीका नाफिज कर दिया कि कोई भी जिसकी उम्र पूरी नहीं है विदाउट लाइसेंस वो बाइक ला नहीं सकता। इसी तरह तमाम इंस्टीट्यूशंस में हमने यही कहा कि भाई आप बच्चा वही मोटरसाइकिल लाएगा जिसकी एज पूरी है और जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है। बहुत शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर मोहम्मद सरफराज की आपने बात सुनी, उनका मौक़िफ़ सुना और जो इस वक्त जो ट्रैफिक पुलिस कार्रवाइयाँ कर रही है वो सारी की सारी कार्रवाइयों की तफसीलात उन्होंने हमसे शेयर की। आज बिल्कुल पंजाब में नए ट्रैफिक कवानीन के नफाज के बाद ज़िला चकवाल में ट्रैफिक पुलिस ने अब तक कितनी कार्रवाइयाँ की हैं और जुर्माने कितने किए हैं और आवाम में इसके बाद क्या शऊर पैदा हुआ है और पुलिस मज़ीद आवाम में शऊर की आगाही के लिए क्या इक़दाम करने जा रही है, इसी पर मज़ीद बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर काशिफ जुल्फ़िकार से। अच्छा, सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो ये बताइएगा कि 27 नवंबर से लेकर अब तक पुलिस ने कितने जुर्माने किए, कितनी FIRs की और कितनी बेहतरी आई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अगर आप फिगर देखेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट चकवाल के तो 30,000 के करीब लोगों को हेलमेट ना पहनने के ऊपर जुर्माना किया गया। उसके अलावा वो लोग के जिन्होंने लाइसेंस जिनके पास नहीं था को 1000 के करीब इन्होंने उस पर कार्रवाई की। तो मैं समझता हूँ आपने किसी भी सोसाइटी की, किसी भी माशरे की, जब आपने सिविक सेंस का अंदाज़ा लगाना तो आप रोड से लगाते हैं कि अवाम रोड के ऊपर कैसे बिहेव करती है। तो अभी तक क्या आपने विजुअल देखे होंगे अक्रॉस द पंजाब जो जिस तरह से कार्रवाइयाँ हो रही हैं कि लोगों ने चाहे कानून से डर की वजह से जैसे भी है एहतराम करना शुरू कर दिया है। अपना सिग्नल्स पे लोग खड़े होते हैं, उसके बाद लोगों ने हेलमेट्स पहनना शुरू कर दिए। तो मैं ये समझता हूँ ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ना सिर्फ कानून की अमलदारी की तरफ बल्कि इस तरफ भी कि हमारा सोसाइटी, हमारे जो यंग जो जनरेशन है, हमारी टीनेजर्स जो हैं वो किस तरह से फ्यूचर में जाके बिहेव करेंगे। तो सर जो जुर्मानों का फिगर है वो कितना है ज़िला चकवाल के अंदर अगर बात की जाए तो? तकरीबन मोर और लेस जो है ना वो 30,000 के करीब उन्होंने तो सिर्फ किया है। हेलमेट के बगैर वालों को 1000 के करीब किया है। तो ऑब्वियसली जो फिगर जितना भी है वो सरकार के खजाने में वो रेवेन्यू जमा होगा इंशाल्लाह। अच्छा सर, जो अंडर एज बच्चे हैं, स्कूल कॉलेज जाने वाले, उनके पास हेलमेट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या मोटर व्हीकल लाइसेंस नहीं है, तो उनके लिए क्या पुलिस की देखें इसमें जो जुवेनाइल एज है कानून के मुताबिक वो है 18 साल। अभी गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट सीरियसली कंसिडर कर रही है, उसमें लेजिस्लेशन होने जा रही है कि इसको 16 साल पे लेके आया जाए, ताकि इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं जो मैट्रिक करने के बाद हमारी जिस तरह की सोशो इकनॉमिक सूरत हाल है, मोटरसाइकिल वो ड्राइव करना चाहें, स्कूल कॉलेज जाना चाहें तो उस पर कर सकेंगे इंशाल्लाह। जैसे ही वो होता है उसके बाद हम लाइसेंस की जो फैसिलिटेशन है वो भी हम उनको प्रोवाइड करेंगे। बाकी भी जितनी फैसिलिटेशन रोड के ऊपर है ट्रैफिक स्टाफ वो मुहैया करेगा उनको। अच्छा सर, आवाम ये शिकवा करती दिखाई देती है कि जो पुलिस है वो सिर्फ और सिर्फ बाइकर्स को रोक रही है। हाँ जी। तो क्या ये कार्रवाइयाँ सिर्फ बाइकर्स की हद तक महदूद हैं या बिला तफरीक जारी हैं? देखें इसमें जो इन्फोर्समेंट की बात आपने की उसमें बिलाशुबा चूँकि अगर आप रोड पे निकलेंगे आपको लगेगा कि तकरीबन 70% जो बल्क है जो लोगों का वो मोटरसाइकिल के ऊपर है। ये मगर ये तासुर दुरुस्त नहीं है। इसमें ट्रक्स को भी, इसमें बसेस को भी, जो PSVs हैं, उसके बाद जो छोटी कारें हैं, गाड़ियां हैं, चिंग चीज़ हैं, तमाम को क्रॉस द बोर्ड किया गया। मगर चूँकि यहाँ पे बल्क मोटरसाइकिल्स का है और उसमें बल्क मोटरसाइकिल पे होने का मकसद ये है कि यंग और टीनेजर्स हैं जिसकी रोड सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, ट्रैफिक हादसात को मद्देनज़र रखते हुए उनके ऊपर क्रैकडाउन बड़ा ज़रूरी है। अच्छा सर, मज़ीद जो है वो पुलिस आवाम में शऊर की आगाही के लिए क्या इक़दाम करने जा रही है? देखिए हमने पिछले 2-3 दिन से जब से मैंने चार्ज संभाला है हमारे तमाम अफसरान जितने भी गस्टेड अफसरान हैं हमारे, उन्होंने तमाम कॉलेजेस का, बड़े कॉलेजेस का, स्कूल्स का विज़िट किया है। और ये मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी है कि ये शऊर जो है, ये जो एजुकेशन है, अवेयरनेस है, वो लोगों तक पहुँचे, उनके पेरेंट्स तक पहुँचे, उनको हम सेंसिटाइज़ करें। ना सिर्फ उन तक पहुँचे बल्कि जो स्कूल्स के उनके एजुकेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, उन तक ये चीज़ पहुँचनी चाहिए ताकि वो बार बार इस चीज़ की यकीन दहानी अपने स्टूडेंट्स को करवाते रहें कि रोड सेफ्टी कितनी इंपॉर्टेंट है,
ट्रैफिक लाइट्स का एहतराम कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रोड डिसिप्लिन कितना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपने ना सिर्फ अपनी जान की हिफाजत करनी है बल्कि जो दूसरे पेडेस्ट्रियन हैं रोड के ऊपर जो जा रहे हैं उनकी अपनी जान की भी हिफाजत करनी है। तो सर सेफ सिटी जो कैमरास हैं वो ज़िला चकवाल में कब तक इंस्टॉल हो जाएंगे, खुसूसन जो गाड़ियों वाले हैं जिनके पास सीट बेल्ट उन्होंने नहीं पहने होते उन पर अमल दरामद कब से शुरू होगा? सेफ सिटी के ऊपर बिल्कुल मैंने ब्रीफिंग ली है, इस पर बड़ा तेज़ी के साथ काम जारी है और हम उम्मीद कर सकते हैं कि 45 यौम के अंदर अंदर पूरे ज़िला चकवाल में जो सेफ सिटी के कैमराज हैं वो इंस्टॉल भी हो जाएंगे और एक्टिवेट भी हो जाएंगे। सर कोई आखिर में आवाम के लिए कोई पैगाम, जो इस टाइम आवाम के अंदर गम गुस्सा है कि चलान्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तो उस पर कोई अवेयरनेस के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें जियो न्यूज़ की तरफ से? देखें, ज़िला चकवाल जो है वो क्राइम के लिहाज से और बाकी चीज़ों के लिहाज से वो बड़ा पुरअमन है। यहाँ के लोग बड़े ज़िम्मेदार हैं, फ़ौज में भी हैं, सरकारी मुलाजमतों में भी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं, और तो मैं समझता हूँ कि लोग ऑलरेडी बड़े ज़िम्मेदार हैं और अपने फ़राइज़ को अच्छी तरह से जानते हैं। जहाँ तक ट्रैफिक के हवाले से ये जो आपने पॉइंट हाईलाइट किया, इस पे लोगों के कुछ कंसर्न बिल्कुल जायज़ होंगे। वो हमारी तरफ से आपने जैसा देखा कुछ वीडियोज़ इस तरह की सरफेस हुई, हमने अपने स्टाफ की सरकोबी भी हम करेंगे और उनको बाज़पुस भी उनकी होगी, मगर पब्लिक से मेरी बाय एंड लार्ज यही एक रिक्वेस्ट भी होगी और वो ये है जी कि पुलिस के साथ तावन करें। ये बिल्कुल किसी किस्म की पर्सनलाइज कार्रवाई नहीं है, ये हम एक बड़े पैमाने के ऊपर एक सोसाइटी को सुधारने के लिए, एक अपने मुल्क का, अपने शहर का अच्छा इमेज देने के लिए। देखें अभी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा प्रोजेक्ट किया, जो भी आपके पास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपकी ईवी बसेस आ गई यहाँ पे, उसके बाद ट्रैफिक लाइट्स लगना शुरू हो गई हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी चीज़ें एक सेंस ऑफ जो ओनरशिप है पब्लिक की तरफ से या स्टेट की तरफ से, उसको फर्दर करने में बड़ा हेल्पफुल होंगी। तो मैं समझता हूँ पब्लिक का भी रोल बनता है, वो अपने बच्चों की निगराश करें, उसके बाद रोड के ऊपर जिस तरह से आपने बिहेव करना, और ये पब्लिक की तरफ ज़िम्मेदारी उनकी बनती है, फ़र्ज़ उनका बनता है कि वो हुकूमत की मदद करें। मैं इस वक्त मौजूद हूँ पुलिस खिदमत मरकज़ के बाहर, जहाँ पर आवाम का खासा रश दिखाई देता है। मेरे अकबर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद है और इनको रोका गया है। ये बाइकर्स थे, इनके पास हेलमेट नहीं थे या जिसके पास लाइसेंस नहीं था वो यहाँ पर लाइसेंस बनवा रहे हैं, जिनके पास हेलमेट नहीं थे वो अपना चालान जमा करवा रहे हैं। तो आवाम से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन नए ट्रैफिक कवानीन को वो किस नज़र से देखते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आप यहाँ पे आए हैं, पुलिस ने आपको क्यों रोका है? मेरा लाइसेंस नहीं बना हुआ था और हेलमेट नहीं था। ठीक है वो इनका बनना चाहिए, लेकिन जो लाइसेंस बना रहे हैं लोग इधर सुबह के आए हुए हैं, अभी 12 से ऊपर टाइम हो गया, 3-4 बंदे इन्होंने लाइसेंस बनाया। अभी गरीब आदमी है, सुबह का आप काम छोड़ कर इधर आए हुए हैं, क्या करें दसे? ठीक है उनकी ड्यूटी है, रोकना रोकें, ठीक है। तो जो लाइसेंस बनाना है, सुबह के खड़े हैं आप, 6-7 बंदे अभी टोटल उन्होंने लाइसेंस बनाया। देखिए आप सुबह से यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अभी तक आपका लाइसेंस नहीं बना? नहीं बना। तो इसकी वजह क्या वजह बता रहे हैं वो? कहते हैं सिस्टम डाउन है, सिस्टम डाउन है। आज तीसरा दिन हम इधर आ रहे हैं। और आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं मलयाल मोगला से आ रहा हूँ। मलयाल मोगला से आप लाइसेंस बनवाने के लिए आ रहे हैं और यहाँ पे जो अमला है वो ये बता रहा है कि लाइसेंस बनवाने के लिए उनका सिस्टम डाउन है। सिस्टम डाउन 3-4 बजे कह रहे हैं, 3-4 बजे जो ना 3-4 बजे सिस्टम चलेगा तो फिर हम बनाए। अभी कह रहे हैं 3-4 बजे तक इंतजार। आपको क्या हेलमेट ना होने पर रोका गया या? नहीं मैंने लाइसेंस बनवाना है। अच्छा लाइसेंस बनवाना है। और आप खुद आए हैं लाइसेंस बनवाने के लिए या किसी ने आपको रोका है तब बनवा रहे हैं आप? नहीं उधर रोकते हैं, डुडियाल में, डुडियाल से आए हूँ। अच्छा डुडियाल से हैं, तो अभी यहाँ पे क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं 3-4 बजे जो है ना सिस्टम चलेगा तो फिर हम बनाए। फिर 4 घंटे लगेंगे। आप कहाँ से हैं? जी मैं उड़वा से आया हूँ, चीज़ चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं जी ठीक है। लाइसेंस इन्होंने बोला है बनवाओ, लाइसेंस चलिए चला हूँ, चेंज भी चला हुआ है, सीधा मजदूर आदमी हूँ, इस वजह से। तो क्या रश की वजह से लाइसेंस नहीं बन पा रहा? जी रास्ते में। तो पहले क्यों नहीं बनवाया आपने? सर पहले इतनी गुंजाइश नहीं है, पहले तो चिंची वालों तो दाम ही नहीं है। आप देख सकते हैं थाली हम जा रहे हैं, जारी लगाते हैं, साफ तो बच्चों से रोजी संभालते हैं। हम कुछ और भी लोगों से यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ से ही आए, शहर से ही हैं? शायद क्यों रोका है ट्रैफिक पुलिस ने आपको? ये लाइसेंस की अभी लाइसेंस बनवा रहे हैं, तो अभी तक बना नहीं आपका लाइसेंस? नहीं बना। क्या कह रहे हैं? पहले 9 बजे से आए हुए हैं, कोई नहीं बना। 9 बजे से आए हैं, अभी तक जो है वो आपका लाइसेंस नहीं बना। हम चलते हैं ज़रा गाड़ी के अंदर के इस जो मोबाइल लाइसेंसिंग यूनिट है यहाँ पर क्या सूरत हाल है।
अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो यहाँ पर आवाम खासी बड़ी तादाद में मौजूद है और लोग लाइनों में लग कर अपना लाइसेंस बनवा रहे हैं। इससे पहले ये सूरत हमें पंजाब में देखने को नहीं मिलती थी। अब आवाम के अंदर ये ख़ुद से भी शऊर पैदा हो चुका है जब से ये नए ट्रैफिक कवानीन नाफिज अमल हुए हैं कि आवाम खुद से आ रहे हैं अपना लाइसेंस बनवाने के लिए। लेकिन आवाम का ये भी कहना है कि पुलिस को ये चाहिए या इदारों को ये चाहिए कि ये जो सुबह से लेकर शाम तक हमें वेट करना पड़ता है, यहाँ पे वेट ना करना पड़े, लाइसेंस बढ़ाने वालों की तादाद ज़्यादा की जाए ताकि उनका जो सारा दिन है वो यहाँ पर ज़ाया ना हो। आप कहाँ से हैं अंकल? आप लाइसेंस बनवाने आए हैं? जी। तो क्या वजह, कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनना। कितनी देर से खड़े हैं यहाँ पे? मैं सुबह का खड़ा हूँ, लेकिन पहले 5 दिन उधर जाता रहा वो बड़ी बिल्डिंग में। वो जो ई खिदमत सेंटर है जी। तो क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं बन रहा लाइसेंस? उन्होंने इधर भेज दिया है कि इधर जाओ, उधर जाकर बनवा लो लाइसेंस। अच्छा। अभी सुबह के इधर 8 बजे के खड़े हैं, अभी तक नंबर नहीं आया। अच्छा, अभी तक नंबर नहीं आया। हाँ। आप कहाँ से आए? मैं चकवाल से हूँ। तो क्या आपको भी पुलिस ने रोका है? जी, ये परसों आए थे हम, तो उन्होंने ये बनाई थी, कोई रसीद वगैरह बना के दिए? भी बनाई थी। वो फिर शाम 4 बजे उन्होंने बोला है वो वापस चले जाओ। अच्छा। आप बाद में आना। ये दिखाइएगा जी रसीद इनकी। ये आज फिर बनाई है। ये क्या आप मोटरसाइकिल चला रहे थे? ये मोटरसाइकिल का लाइसेंस बनवाने के लिए आया। अच्छा, तो अभी तक आपका लाइसेंस नहीं बना? नहीं बना। आप कहाँ से हैं? चकवाल से। आपका क्या मसला है? ये लाइसेंस वाला। अच्छा, लाइसेंस ही नहीं बन रहा आपका। आवाम की आपने बात सुनी। आवाम का यहाँ पर ख़ासा रश दिखाई दे रहा है। पुलिस खिदमत मरकज़ के अंदर अगर हम जाएँ तो वहाँ पर भी ख़ासा रश हमें दिखाई देता है। आवाम तो आ रही है लाइसेंस बनवाने के लिए, लेकिन यहाँ पर रश है। 2-2, 3-3 दिन से लोग यहाँ पर आए हुए हैं और सुबह से लेकर शाम तक वेट करते हैं। आवाम का ये कहना है कि उनके लाइसेंस नहीं बन रहे। लाइसेंस ना बनने की वजह बताया जा रहा है कि सिस्टम डाउन है। ये जो नए ट्रैफिक कवानीन हैं इस पर कितने दिन अमल दरामद रहेगा या ये मुस्तकबिल में आवाम के लिए कितने कारगर साबित होंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिफ मुश्ताक। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि अपर गिजरी के अंदर एक ऐसी वारदात हुई जिसमें मुलजिम ने न सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि अपनी 12 साला बच्ची को भी जो है वो कत्ल किया और उसके बाद यहाँ से फरार हो गया। मुलजिम की जानिब से ये वारदात कैसे अंजाम दी गई और पुलिस ने मुलजिम को कैसे गिरफ्तार किया, आगे इस प्रोग्राम में जानते हैं। सबसे पहले हम इस वक्त अपर गिजरी के इलाके के अंदर ही मौजूद हैं और इस इलाके के अंदर जिस घर के अंदर ये वारदात हुई वो बिल्कुल मेरे बैक साइड की जानिब है। मैं अपने कैमरामैन दिशान इकबाल से कहूँगा कि मेरे साथ आएँ, अंदर चलते हैं और आपको ये तमाम तर मनाजिर दिखाते हैं। हम इस वक्त घर के अंदर मौजूद हैं और घर की कंडीशन अगर आपको दिखाएं तो एक कमरा ये है और आप ये देख सकते हैं कि इस वारदात से पहले तमाम तर चीज़ें जो हैं वो फैली हुई हैं। मेरे कैमरामैन दिशान इकबाल अगर उल्टे हाथ की जानिब के ये मनाजिर दिखाएं तो तमाम तर कपड़े यहाँ फैले हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस कमरे के अंदर झगड़ा हुआ और फिर जो खातून है उसे दूसरे कमरे में ले जाया गया और आपको दिखाएं कि जो मकतूला खातून है उसे इस कमरे में ले जाकर जो है वो बाकायदा तौर पर मुलजिम की जानिब से ना सिर्फ कत्ल किया गया बल्कि इस 2 कमरे के घर के अंदर 5 बच्चे भी इनके रहते थे। उसमें एक बच्ची जो है 12 साल की, उसे भी कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद मुलजिम यहाँ से फरार हो गया। अपर गिजरी का ये इलाका है और इस घर के अंदर मुलजिम ने दोनों जो लोग हैं उनको कत्ल किया और कत्ल करने के बाद ना सिर्फ यहाँ से फरार हुआ बल्कि ड्रामाटाइज तौर पर इस कंडीशन को ये दिखाने की कोशिश की गई कि आया यहाँ कोई डकैती की इब्तिदाई तौर पर मुबैना तौर पर वारदात हुई है। मुलजिम को ना सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार किया बल्कि पुलिस का ये दावा है कि मुलजिम इससे कबल भी जो है वो गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन अब देखना यह कि आया इस केस में जो पुलिस की तफ्तीश है वो इतनी करामत साबित होती है कि मुलजिम को करार वाक़ई सजा हो भी सकती है या नहीं। हमारे साथ रहिए। ये वारदात क्यों इसने अंजाम दी और कैसे कत्ल किया, पुलिस की जानिब से आला कत्ल जो है वो बरामद कर लिया गया है। इस वक्त मुलजिम हमारे साथ मौजूद है, उसी से जानते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? समीउल्लाह। समीउल्लाह, कैसे कत्ल किया, क्या ये वारदात थी? ये सर झगड़ा हुआ था, किससे झगड़ा हुआ था? घरवाली से। क्यों झगड़ा हुआ था? सर इसके रचन सही नहीं थे। तो झगड़ा बार बार होता था, इतनी नौबत क्यों पड़ी? मैं बोल बोल के इसको थक गया, मैं उसको हर चीज इसको बोलता नहीं सुधरता था। तो झगड़ा बेगम से हुआ था, फिर बेटी को क्यों कत्ल किया? बेटी बीच में आ गया ना, माँ को बचाने के लिए। किस चीज से मारा इनको? चोरी घर का। करते क्या हो? कसाई में। तो ये कब से झगड़े हो रहे थे, कितने साल हो गए शादी को? झगड़े जब मैं 10 साल अपना घर में था, ये मेरे साथ ही अपने जाती घर में था मेरे। उस टाइम मैं तो 1 रुपया नहीं कसा से हर चीज को मैं ला के देता था, तो कोई चीज को बात नहीं, कोई झगड़ा मगड़ा मार नहीं होता था। 3 बच्चे मेरे उस घर पे पैदा हुए, मेरे अपने जाती घर पे।
ठीक है। 2 बच्चे मेरे, जिसने मेरे को वहां घर से बेघर कर दिया, मेरे माँ बापों से लड़ लिया, भाइयों से लड़ लिया, मेरे को बाहर निकाल दिया। वो घर के उसने बर्बाद कर दिए, बिल्कुल जंगल कर दिए, सबको अलग अलग कर दिया। फिर इसने अपने घर पे मेरे को ले आया, मैं इसको सुधारता हूँ और सुधर नहीं सुधरता हर चीज में। ये गुटखा मावा बेचने लगा, मैंने उसको मना किया। इसके चक्कर में 2 दफा मैं उठाऊं बिला वजह, जेल के लटियां लकड़े खाए, जेल गया हूँ, बाहर जलील हो गया, वो फिर भी नहीं सुधर रही है। इसके मेरे बच्चे भी इसको मेहनत करते हैं, अम्मी ये काम नहीं छोड़ नहीं करो, अब वो रोजी आपको 1,500 रुपये ला के दे रहा है, कम में का। जब ये झगड़ा हुआ जी। उस दौरान घर में कौन कौन मौजूद था, कितने बच्चे हैं आपके? 5, तो घर में कौन था उस टाइम? मैं और मेरी घरवाली और तो बच्चे मेरे। तो बाकी बच्चे बीच में नहीं आए जब नहीं, छोटे बच्चे बाहर खेल रहे थे। जब ये सारा वारदात आपने की, दोनों को कत्ल किया, रहम नहीं आया दिल में, किसी को कत्ल कर रहे हो आप? सर रहम पे आया, मेरा वो खून है, मैंने पैदा किया इसको, मेरा कैसा खून नहीं, मैं उसको लिए ऑनलाइन खुद मैं उनको अस्पताल भी लेके गया हूँ। इतना ही मैं आपको बताऊँ, अस्पताल भी लूँ, अस्पताल में मैंने उसको मेरे नाम भी मैंने लिखवाया है, लेटर बनवाया है, अपने नाम से पूछ लो। इससे पहले कितने कितने टाइम जेल में रह चुके हो? सर अभी इसने मैं 1.5 महीना भी रह के आया हूँ, 4 दिनों को मैं आया हूँ, 5 दिन। जाति तनाजे पर न सिर्फ मुलजिम ने अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि अपनी बेटी को भी कत्ल किया है। पुलिस की जानिब से मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है और बताया जा रहा है कि आला कत्ल भी बरामद किया गया है। हमारे साथ इस वक्त एसएचओ क्लिफ्टन इमरान साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कैसे मुलजिम को गिरफ्तार किया, आला कत्ल बरामद किया, क्यों इसने अब तक इंटेरोगेशन में बताया कि क्यों इसने ये कत्ल किया था। काशी में इसमें सूरत हाल ये कि हमें इतला मिलती है रात तकरीबन 9:30 बजे के करीब अपर गेजरी नूरानी मस्जिद वाली गली के अंदर एक शख्स ने अपनी बीवी और बेटी को छुरी के वार करके हलाक कर दिया। इस इतला पर हम पहुंचते हैं, डेड बॉडीज को हम लोग जो हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं और मुलजिम की तलाश शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनिशियल हमारा काम यही होता है कि जो क्राइम सीन होता है उसको सिक्योर किया जाए और डेड बॉडीज के फिल फोर जो पोस्टमार्टम के लिए ये पीएमसी जो भी नज़दीक हॉस्पिटल होता है वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। तो फिर इसकी तलाश करते रहे, करते करते हमें ये ज़रिया किसी मुखबिर खास से इतला मिलती है कि ये समीउल्लाह जो यहाँ रिहाइश पजीर था, उसने अपनी बेटी मरियम जिसकी उम्र 12 साल थी और बेटी और घर वाली जिसकी उम्र 41 साल थी कुलसूम, उसको मार दिया है और बंदा फला जगह मौजूद है। तो फिर हम लोगों ने नहायत हिकमत अमली के साथ इसको गिरफ्तार कर लिया और फिर से पूछा कि आपने आला कत्ल है जिससे वार किया है वो कहाँ है? इसने कहा कि मैंने घर पे रखा है। तो फिर घर से जाकर हमने छुरी भी इसकी बरामद कर ली। जो इस पे माजी पे मुकदमात हुए हैं जिसमें ये जेल जा चुका है, जी, वो जी। किस नौयत के वो मुकदमा? वो 2 मुकदमात अभी सर जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो इससे मालूमात हासिल की गई, तो फिर हमें पता चलता है कि ये हमारे थाने से 2 दफ़ा 2025 में गुटखे मावे के केस के अंदर गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। जो अभी मुकदमा किया उसमें क्या सेक्शन लगाई गई हैं, कितनी सजा बनती है? इसको हम लोगों ने 302 लगाई, उसमें सजाए मौत है और उम्र कैद और FIR ने दर्ज कर दी गई है। और जो लड़की का भाई है मोहम्मद फैसल, क्योंकि वो रहने वाले हब के, तो वो आए थे, उनकी मुद्दत के अंदर हम लोगों ने FIR पे इंदराज रजिस्टर्ड कर। हमने माजी में भी देखा है मुकदमा दर्ज होते हैं, सेक्शन लगाई जाती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कमजोर होने की वजह से मुलजमान को सजा हो नहीं पाती है। तो इस केस में आप क्या समझते हैं, अब तक क्या इन्वेस्टिगेशन इसके अंदर क्योंकि मैं बतौर SHO के इनिशियल कार्रवाई जो भी थी सारी की सारी हमने अमल में लाई है और जितनी भी एविडेंस है जैसे हम काबिल अदखाल शहादत है, एडमिजिबल एविडेंस वो हमने कलेक्ट कर ली, मौके से खून बरामद कर लिया, आला वारदात कर लिया और गिरदो नवाह से जितनी भी एविडेंस है वो कलेक्ट की गई और FIR दर्ज करने के बाद हमने इन्वेस्टिगेशन का हैंड ओवर करते हैं। अब वो फर्दर मजीद इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और उनके साथ ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन के तौर पे मैं भी काम कर रहा हूँ और हमारे इंस्पेक्टर राणा लतीफ़ साहब जो SI हो उस पर काम कर रहे हैं और हमारी कोशिश होगी कि इसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए और इसको सजाए जो कत्ल की सजा है, जिसको सजाए मौत होती है उम्र कैद, इसको बिल्कुल एज इट कोशिश होगी प्रोसिक्यूशन के साथ अच्छी तरीके से करके इसको सजा तक दिलवाई जाए। मुलजिम और मकतूला खातून के 5 बच्चे हैं और जब ये वारदात रिपोर्ट हुई तो तमाम तर बच्चे घर में थे, एक ही बच्ची को निशाना बनाया गया, बाकी बच्चे कहाँ थे? बड़े भी थे वो, लेकिन वो नहीं बीच में आए, इसकी क्या वजह है? अभी इनिशियल हमारे पास जो इनिशियल स्टेज के ऊपर इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये चीज़ आई है, तो जो समीउल्लाह है जिसने अपनी बेटी और बीवी को कत्ल किया, इसके 5 बच्चे, 4 बेटियां और 1 बेटा है। बेटा सबसे छोटा है और जो बच्ची का इंतकाल हुआ मरियम, ये दूसरे नंबर पर है। तो जब हम इससे पूछते हैं क्योंकि नहायत ही शातिर चालाक इंसान है और जेल भी काट चुका है, तो ये अपने मौक़िफ़ को जो अपने बयान को चेंज कर रहा है और ये कहता है कि मेरी बीवी जो है उसके लक्षण सही नहीं थे, बदकिरदार थी और मेरी बेटी जो है ना मेरी बीवी का साथ देती थी।
और बच्चे सारे के सारे बकौल इसके के घर के अंदर खेल रहे थे। तो हमने इससे पूछा कि आपने क्यों मारा, तो कभी कुछ कहता है, अपने बयान चेंज करता है। कभी कहता है कि बीच में आ गई, और कभी कहता है कि मेरी बीवी का बहुत साथ देती थी और मेरी बीवी मेरा साथ नहीं देती थी, वो घरेलू झगड़े रहते थे, इस वजह से मैंने इनको मारा। बहुत शुक्रिया। मुलजिम को ना सिर्फ पुलिस ने गिरफ्तार किया बल्कि इससे कबल भी पुलिस की जानिब से ये दावा किया जा रहा है कि मुलजिम मुख्तलिफ मुकदमात में गिरफ्तार हुआ और उसके बाद जेल जा चुका है, लेकिन दोबारा रिहा होकर वापस आया है। इस वारदात से पहले भी मुलजिम चंद दिन कबल ही जो है वो घर वापस आया था, बेगम के साथ उसके जो है वो झगड़े चलते थे और इसी दौरान जो ये झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने जो है वो एक छुरी उठाई घर से और ना सिर्फ अपनी बीवी को कत्ल किया बल्कि अपनी बेटी को भी जो है वो कत्ल किया और उसके बाद वहां से फरार होने की कोशिश की। पुलिस की जानिब से एक स्पेशल टीम बनाई गई और फौरी तौर पर गिरफ्तार किया गया। डीआईजी साउथ असद रजा की जानिब से हमें तफसीलात के हवाले से जो है वो बताया गया और ये बताया गया कि ना सिर्फ मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है बल्कि मजीद भी इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन जारी है। मैं हूं जेलम से डॉक्टर सुहेल इम्तियाज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म और सजा। मैं इस वक्त मौजूद हूं जेलम की तहसील दीना के असिस्टेंट कमिश्नर साहबा के ऑफिस के बाहर। असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने की बड़ी कार्रवाई। अवाम की शिकायत पर 2 बड़े LPG प्लांट्स को कर दिया सील और अवाम की शिकायत पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने जो है मुतअद्दिद बार इन प्लांट्स वालों को वार्निंग्स दी, लेकिन ये प्लांट्स वाले जो है LPG सिलेंडर फिलिंग करने वाले प्लांट्स के मालकान जो है ये मुनाफाखोरी कर रहे थे। ये जो है आम डीलर से पहले ही जो है वो कीमत ज़्यादा वसूल कर रहे थे, जबकि जो छोटा डीलर है वो ऑलरेडी महंगे दामों खरीद कर उसको भी उससे भी महंगा जो है वो मार्केट में फ़रोख्त कर रहे थे। जबकि ओगरा की जानिब से जो LPG 11 kg के सिलेंडर की कीमत है वो 2500 रुपये है और ये लोग 3700 रुपये तक मार्केट में फ़रोख्त कर रहे हैं LPG का 11 kg का सिलेंडर। तो जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर दीना ने गुज़िश्ता रोज़ इनकी कीमतें चेक की और इनको सील कर दिया। आए चलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर दीना के पास। बेसिकली मेरी जो जुरिस्डिक्शन है दीना तहसील, इसमें 2 फिलिंग ये प्लांट्स हैं मौजूद हैं और मुझे बहुत अरसे से शिकायत मौसूल हो रही थी जनरल पब्लिक की, लोगों की, रहायशियों की, कि जो 11.8 kg का जो सिलेंडर है जो आम यूजली हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, वो सिलेंडर जो है उसकी कीमत बहुत ज़्यादा है। इससे पहले भी मैंने इन फिलिंग जो प्लांट्स हैं इनको मुतअद्दिद बार वार्निंग भी दी है और इनको जुर्माने भी किए हैं, लेकिन अभी जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा लोगों की शिकायत थी। उस पे ये था कि जब मैंने प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया तो ओगरा का जो नोटिफाइड रेट था वो 2000 तकरीबन कोई 2500 के करीब था और ये फिलिंग प्लांट्स जो हैं ये लोगों से रिसीव कर रहे थे, जो डीलर्स हैं, इनके नोटिफाइड डीलर्स हैं, उनसे ये ले रहे थे तकरीबन 3000, 3100, 3200 तक भी ये प्लांट की इसकी कीमत ले रहे थे सिलेंडर की। वो नेचुरली जो डीलर्स हैं वो उन्होंने फिर उस जो एक सिलेंडर जो 3200 का उनका पड़ है उसको कैरेज भी पड़ता है। अच्छा मैम, मुझे ये बताइए कि दीना में कितने ये फिलिंग जो प्लांट्स हैं और ओगरा का ऑफिशियल रेट गवर्नमेंट का क्या मुकर्रर किया गया है? ये जो 11 kg का एक LPG सिलेंडर है घरेलू, इस पे इसकी क्या कीमत है और ये लोग कितनी कीमत में फरोख्त कर रहे थे? जी बिल्कुल, ये ओगरा का जो नोटिफाइड रेट है ना 11.8 kg का, वो है तकरीबन 2465-66 रुपीस, तकरीबन आप उसको 2500 समझ लें। और ये जो प्लांट्स हैं ये 11.8 kg का सिलेंडर जो है वो 3100-3200 का दे रहे थे डीलर्स को, जिस पे फिर फर्दर आगे कैरेज डाल के लोगों को ये सिलेंडर जो है ये तकरीबन 3500-3600 इससे भी ज़्यादा का पड़ रहा है। तो जो कि मेरे ख्याल से एक बहुत ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस है प्राइस का। मेरे ख्याल में मैम ये तो तकरीबन 1000 से भी ज़ायद बन जाता है इसका चार्ज, तकरीबन 1200 एक्स्ट्रा ये चार्ज कर रहे थे और अवाम पहले ही महंगाई की वजह से पिसी हुई है। और मैं समझता हूँ कि आपने इसके साथ साथ
इनके सिलेंडर जो हैं एलपीजी के सिलेंडर, इनका भी गेज चेक किया है कि क्या ये प्रॉपर जो सिलेंडर घरेलू इस्तेमाल होने वाले हैं, क्योंकि अक्सर हमारे यहाँ जो है वो सिलेंडर फट जाते हैं, नाकस मटेरियल से बने हुए, उनका गेज कम होता है जो कि गवर्नमेंट का नोटिफाइड होता है, उसमें ये कमी बेशी भी करते हैं। स्पेशली ये जो एलपीजी प्लांट्स वाले लोग हैं, ये लोग करते हैं। तो इसमें भी आपने कोई इनिशिएटिव लिया? जी, बिल्कुल इसमें हमने इनिशिएटिव लिया है। इससे पहले भी हमने इस पे कार्रवाइयाँ की हैं। काफ़ी जहाँ पर डिकैंटिंग की जो खुले हुए थे डीलर्स, उनको हमने पकड़ा है, उनको हमने बंद किया है। कल भी जो मैंने ये कार्रवाई की है स्पेसिफिकली, इसमें मैंने सिविल डिफेंस को साथ रखा था। सिविल डिफेंस के ट्रेंड अमला मेरे साथ था और प्रॉपर्ली हमने चेक किया इनको, प्लांट्स को भी हमने, इनके सिक्योरिटी इक्विपमेंट भी चेक किया है तमाम के, इन्होंने उनको भी फुलफिल किया हुआ है या नहीं। सिलेंडर्स को भी चेक किया है और ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि ये सिलेंडर्स जो हैं ये या तो ओवरफिल्ड होते हैं या ये पूरे फिल नहीं होते। उसमें भी लोगों के साथ जो है वो ज़्यादती और एक तरह से करप्शन है कि आप उनसे चार्जेस भी ज़्यादा ले रहे हैं और वो प्रॉपर्ली फिल्ड भी नहीं होता। या तो वो ओवर फिल्ड होता है जिसका फटने का खदशा होता है, या फिर वो कम फिल्ड होता है जिसमें नेचुरली लोगों का नुकसान है। अच्छा मैम, आपने देखा होगा कि मोस्टली जो लोग हैं गैर कानूनी तौर पर भी सुई गैस यानी कि सॉरी एलपीजी सिलेंडर जो उसकी फिलिंग कर रहे होते हैं, उनकी तरफ भी आपने कोई इस तरह का काम किया है? यानी कि ये तो एक बहुत बड़ा, क्यों ये इलीगल काम है, और इलीगल ये तो गवर्नमेंट के मंजूर शुदा प्लांट्स थे, यानी कि जिनके ऑलरेडी पेपर सारे कंप्लीट हैं, वो ठेकेदार हैं, उन्होंने बाकायदा प्लांट्स जो है खोले हुए हैं, और वही अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। इससे कबल भी आप बता रहे हैं कि मैंने इनको 12 जो है वो मतलब आगाह किया है और नोटिस दिए हैं कि आप रेट ठीक करें, लेकिन ये लोग क्या इतने बाअसर हैं कि वो आपके 12 नोटिस देने के बावजूद भी वो इस पे अमल दरामद नहीं कर रहे थे? अब इनको क्या जुर्माने करेंगी, इनकी कितनी सजाएं हैं, और कितने दिनों तक इनको आप जो है वो सील कर सकते हैं, और इनका डी सील करने का क्या तरीकाकार है? जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं ये बता दूं कि नेचुरली कोई कितना भी बाअसर हो, कानून के शिकंजे से कोई भी नहीं बच सकता, और अवाम की जो शिकायत है वो नेचुरली हमारे लिए उससे ऊपर कोई चीज़ नहीं होती। हमारे पास जब भी कोई अवाम की शिकायत आती है उसके ऊपर हम फ़ौरन जो है वो एक्शन लेते हैं। अभी ये है कि इनको दोनों प्लांट्स को, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया है कि सेवरल टाइम्स मैंने इनको वार्निंग्स भी दी हैं, इनको फाइन्स भी किए हैं। अभी कल जो है मैंने इन दोनों प्लांट्स को सील कर दिए, और आज अब ये हमें प्रॉपर एक बयान हल्फी दे के गए हैं जिसमें इन्होंने एडमिट किया है, एक्सेप्ट किया है कि ये इस तरह ये कर रहे थे। अभी हम इसको देखेंगे प्रॉपर्ली, हम इनके मामलात को इन्वेस्टिगेट करेंगे, और उसके बाद डी सीलिंग की भी जो है वो अथॉरिटी नेचुरली हमारे डिप्टी कमिश्नर आपके पास होती है, वो इसको प्रॉपर्ली देखेंगे। हमारी रिकमेंडेशन पे वो इसको डी सील की अगर ऑप्शन होगी, वो भी उस सूरत में कि जब हम इनको प्रॉपर्ली फाइन भी कर सकते हैं, और उसमें एक ऑप्शन हमारे पास ये भी होती है कि हम इनको अभी फाइन करके डीसील कर भी दें, और फिर हम इनके ऊपर प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड चेक रखेंगे, और इसके बाद अगर ये दोबारा इस किस्म की कोई वायलेशन करते हैं तो फिर हम इनके ऊपर एफआईआर देके प्रॉपर कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। तो मैम आप ज्यादा से ज्यादा और कम से कम कितने जुर्माने इनको कर सकते हैं, और कितनी हद तक इनको जो है सजाएं भी हो सकती हैं? ये जुर्माना जो है उसकी कोई एक फिक्स्ड लिमिट तो नहीं है। हम इनको जो है थाउजेंड्स में भी कर सकते हैं, वो तो हमारे ऊपर डिपेंडेंट होता है। और बाकी ये है कि जो इनको सज़ा है वो तो नेचुरली हम एफआईआर होने के बाद फिर जब वो इनके ऊपर जुडिशियल हो जाएगा केस, तो वो फिर उसमें पुलिस डिसाइड करेगी कि फर्दर इनके साथ क्या हो सकता है। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं एक शहरी के साथ, उनसे जानते हैं कि उनको क्या मुश्किलात हैं, एलपीजी सिलेंडर कितने में खरीद कर रहे हैं वो? एलपीजी का जो सिलेंडर है ना वो 2500 रुपये रेट है सरकारी जो है, लेकिन जो ये डीलर हैं ये 37 से 3800 रुपये में सेल कर रहे हैं, और हम महंगे दामों सिलेंडर लेने पर मजबूर हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इसका कोई हल निकाले, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई करे, ताकि जो है ना आवाम को रिलीफ मिले। हम एक और शहरी के साथ मौजूद हैं इस वक्त, इनसे जानते हैं कि इनको क्या मुश्किलात का सामना है, एलपीजी सिलेंडर कितने में ये खरीद रहे हैं।
जी बिल्कुल, जैसे आपको पता है कि हमारे यहाँ गैस तो है ही नहीं है बिल्कुल, और एलपीजी सिलेंडर का जो मार्केट रेट है, जो सरकारी रेट है वो 2500 है, और हमें 3800 में, 3700 में, 4000 तक जो है वो डीलर जो है वो हमें चार्ज कर रहे हैं। लकड़ी का जो रेट है वो भी आसमानों से बातें कर रहा है, और हमारे लिए इतनी मुश्किलात हैं कि जब हमारे बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं तो हमारे लिए इंतहा की मुश्किलात जो है वो सामने आ रही हैं। बड़ी जो है सर्दी है, इतनी ज़्यादा ठंड की वजह से, मतलब गैस ना होने की वजह से एलपीजी इतनी महंगी हो चुकी है कि हर आदमी की पहुंच से बाहर हो चुकी है। महंगाई का जो है वो इतना ज़बरदस्त किस्म का दौर चल रहा है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात चल रही हैं। ये एलपीजी की कीमत 11 किलो वाले की 2500 रुपया रेट चल रहा है। ये दुकानदार जो डीलर हैं ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, और ये 3700, 3800, 3900 रुपये इन्होंने रेट निकाला हुआ है। हुकूमत को चाहिए इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और आवाम को ये सहूलत देनी चाहिए। सिलेंडर के बारे गल करना चाहता भी, ये जेडे ना महंगे किए सिलेंडर, पहला 2500 रुपये सिलेंडर सी, इस टाइम 3700 रुपये का टुर गया। गरीब आवाम है, इतना रोजगार नहीं है जितनी महंगाई लगे करन, लोग कितों पूरा करन। ये डीलरां नूं चाहिए कि आवाम नाल कोऑपरेट करना चाहिए, हुकूमत नूं भी चाहिए कि इन्हां नाल सख्ती करनी चाहिए थोड़ी। मैं हूं कोयटा से सलमान अशरफ, कैमरामैन एहसन रसूल के साथ सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन में इस वक्त मौजूद हूं, जहां पे हम बात करेंगे एक बैनल सूबाई गैंग को बस्ट करने के हवाले से, जिसको बस्ट करने के नतीजे में कोई कम नहीं तकरीबन 27 से ज़ायद गाड़ियाँ रिकवर की गई हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ वारदातों के दौरान छीना गया सोना, कीमती अशिया, नकदी और दीगर अशिया बरामद की गई हैं, जिनकी मालियत तकरीबन 20 करोड़ रुपए से ज़ायद बताई जाती हैं। आइए इस हवाले से हम मज़ीद जानते हैं कि इस पर क्या तफ्तीश हुई है और क्या मामला आए हैं सामने। जिस वक्त हम बात करेंगे सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन विंग कोयटा की उस कार्रवाई की कि 1.5 माह के दौरान उन्होंने तकरीबन जो सूबे भर के मुख्तलिफ इलाकों से गाड़ियाँ, सोना और कैश लूटा गया था, तकरीबन जिसकी मालियत 20 करोड़ रुपए बताई जाती है, उसे बरामद किया और गैंग को बस्ट किया। इस वक्त हम मौजूद हैं SSP SCIW इमरान कुरैशी के साथ। हम उनसे जानते हैं कि इस वाक़े की क्या तफसीलात हैं। जी इमरान साहब, बताइएगा कि क्या तफसीलात हैं इस सारे वाक़े की। शुक्रिया सलमान भाई, आपने हमें आज टाइम दिया। ये एक टिप था जब एक पुलिस ने एक नाके पे KGB के इलाके में गाड़ी को रोकने की कोशिश की थी, और वहाँ पर गाड़ी जब वो नहीं रुकी और उसका जब पीछा किया गया है तो वो गाड़ी सवार जो ड्राइवर था उसने गाड़ी अपनी एक जगह पे छोड़ के वो घर में घुसा था, और बाद में वहाँ से भी घर से आगे पुलिस के बाद फायरिंग के तबादले के बाद वो किसी तरीके से 3 बंदे वहाँ से 2 बंदे थे वहाँ से एस्केप कर गए थे। तो उसी लिंक्स पे जो गाड़ी वहाँ से मिली थी और फिर जो गाड़ी जिस घर से वो भागे थे वहाँ से जो गाड़ी मिली थी, उन 2 गाड़ियों के ऊपर जब काम किया गया और गाड़ी के अंदर से जो टेक्निकल एविडेंस हमें जो मिला उस पर जब काम किया तो पता चला कि ये लोग एक गैंग है जो कराची और पंजाब में मुख्तलिफ़ जगहों पर कार स्नैचिंग के केसेस में बहुत ज़्यादा एक्टिव है। उनके ही वो लोग थे जो इत्तफाकन टकराए थे हमें, लेकिन वो हमसे वहाँ उस टाइम पे निकल गए थे KGB पुलिस से। तो उसी लिंक्स पे जब हम काम कर रहे थे, उधर से जो मालूमात मिली, जो टेक्निकल एविडेंस हमें मिला, उस पर काम करते हुए अभी वो बंदे पकड़े नहीं गए थे, लेकिन उनमें से जो डिजिटल एविडेंस हमें मिला था उस पर काम करते हुए और उससे जो डायरी कागजात वगैरह मिले थे उस पर काम करते हुए यहाँ पे जो उनके ख़रीदार थे, यहाँ पर जो उनके सहूलतकार थे, उनसे कराची और पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से छीनी गई 25-26 गाड़ियाँ जो हैं वो बरामद हुई यहाँ से, जिनमें SUVs, वो बड़ी गाड़ियाँ, लग्जरी गाड़ियाँ भी थी उनमें, वो बरामद हुई। मीनवाइल ये काम चल ही रहा था उनके ऊपर, तो कुछ पर उसमें फिर आखिर में अल्टीमेटली उसमें कुछ गिरफ्तारियों की तरफ भी पुलिस गई और इन रिकवरी को इंश्योर किया गया। सर ये बताएं कि ये गाड़ियाँ जो चोरी करके लाते थे यहाँ पे वो कैसे बेचते थे, क्या लोगों को कहते थे कि आया ये ओरिजिनल गाड़ियाँ हैं, क्या मसला है, और उनकी जो डिमांड या जो पैसे की लेन देन है उसका क्या ज़रिया था। एक मुनज़्ज़म ग्रोह कार्टेल के हिसाब से हम कह सकते हैं काम कर रहा है
कि मखसूस जगह से जब छीना जाना है तो वो मखसूस एक ग्रुप ने छीनना है, फिर गाड़ी आगे आके कहाँ पर उसके जो ट्रैकर्स हैं उनको जो है ना डिसमेंटल करना है, उसके लिए अलग टीम है, फिर उनको कराची से उस जगह तक सिंध के बॉर्डर तक और फिर उस बॉर्डर से लेके कोयटा तक लेके आने के लिए रूट क्लियर रखने के लिए किस टाइम पर लेके आनी है उसकी मालूमात के लिए अलग से एक विंग उनका पूरा मुनज़्ज़म ग्रोह काम करता था। फिर यहाँ पर अल्टीमेटली जब कोयटा पर गाड़ी पहुँचती है तो यहाँ पर उनके साथ फिर यहाँ पर मुख्तलिफ शोरूम के मालिकान भी हैं और प्राइवेट लोग भी हैं, वो उनके साथ राब्ते में हैं जिनको वो जो है ना वो गाड़ियाँ उनके हैंड ओवर करते हैं और फिर ये गाड़ियाँ आगे जो यहाँ पर उनके ख़रीदार हैं उन्हीं गाड़ियों को कभी वो नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ बताकर, कभी उनको जो है ना बैंक डिफ़ॉल्ट गाड़ियाँ बताकर और कभी यानी गाड़ी उसको कुछ जगहों पर ये भी बताया जाता है गाड़ी कहीं से और जगह चोरी है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी थे कि कम कीमत पे मिलने के चक्कर में वो गाड़ियाँ चोरी की भी ख़रीद लेते थे। इनकी पेमेंट कैसे होती थी? डिजिटल ज़राए भी इन्होंने इस्तेमाल किए बहुत सी जगहों पर। डिजिटल जो फॉर्मेट्स हैं, मोड ऑफ़ पेमेंट्स हैं आजकल जो हैं आम, उनका इस्तेमाल भी जो है ना देखा गया है ताकि इनका जो है ना फुटप्रिंट जो है वो कहीं से ना पकड़ा जाए। तो ये टेक्नोलॉजी के भी इस्तेमाल बिल्कुल कर रहे थे। जी हम बात कर रहे हैं आज जो SCIW की कार्रवाई थी उसके हवाले से कि एक 20 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ियां और बाकी चीज़ें रिकवर की गई। इस केस में सबसे अहम बात ये थी कि ये केस कहां से स्टार्ट हुआ और तफ्तीश में अब किन मराहिल पर हैं, इस बारे में हम जानते हैं इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अमजद साहब से कि वो इस हवाले से हमें बताएं कि क्या सूरत हाल रही। जी अमजद साहब, बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने का। अमजद साहब, इस केस की तफसीलात बताइएगा मुख्तसरन कि केस स्टार्ट कैसे हुआ और तफ्तीश में अब किस नहज पर है। ये तकरीबन 2025 के 11वें महीने के एंड पर स्टार्ट हुआ। इसकी इन्वेस्टिगेशन का जब हमने आगाज़ किया तो शुरू में हमें कुछ थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, इन्फॉर्मेशन पर काम करते गए, फिर वहाँ से मामला आगे चला, फिर मुख्तलिफ शोरूम वालों पर बात आई, फिर वहाँ से उनके मोबाइल, कुछ दीगर मालूमात, कुछ सोर्सेज वगैरह, उन तमाम को शामिल जब किया तो उसके बाद कुछ गाड़ियाँ हमारे पास आई। तो फिर जब हम इसके बैक में गए कि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है मामला, तो उसमें फिर पता चला कि कराची के, पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला के और भी बहुत सी गाड़ियाँ इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं कि जो वारदातों में छीनी गई हैं या चोरी हुई हैं। तो उस सिलसिले में जब हमने कराची में और पंजाब वगैरह से मालूमात की तो हमें मालूम हुआ कि बैनुल सूबाई कार लिफ्टिंग गैंग इनमें मुलविस हैं। तो वहाँ से हमने अपने इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ किया। तो इस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में अब तक क्या हुआ कि आपका कोई मुल्ज़िमान गिरफ़्तार हुए, कोई इनकाउंटर हुआ, क्या कंडीशंस रहीं? इसमें ऐसे हुआ कि शुरू में 2 गाड़ियाँ, फिर उसके बाद 20 गाड़ियाँ, 20 गाड़ियों के बाद फिर हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है कि यही जो गैंग है जो गाड़ियाँ वहाँ से छीनते हैं और इधर कोयटा के मुख्तलिफ़ अज़ला में और कोयटा में और आसपास के शहरों में लाकर फ़रोख्त करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन जैसे वो तरीक़ाकार है तो वो फिर अफसरान से शेयर किया गया। शेयर करने के बाद उन्होंने एक स्पेशल टीम बनाई कि भाई जब आप लोग अपना वो कार्रवाई करो। अभी हम नाके पर थे कि मीनवाइल एक गाड़ी को हमने रोकने का इशारा किया, लेकिन वो जैसे जो बड़े गैंग वाले होते हैं या जो क्रिमिनल हैं, प्रोफेशनल क्रिमिनल, तो वो उन्होंने पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग की और भागने की कोशिश की। तो फिर लेकिन है कि हमने उनका वो चेज़ किया। चेज़ करने के बाद फिर वो फायरिंग मुसलसल हमारे ऊपर करते रहे। तो फिर काफ़ी आगे जाकर ये न्यू सीपैक रोड पर वहाँ पर कुछ जो साथी थे गाड़ी से नीचे उतरे, फिर फायरिंग करते हुए आपस में, अभी अंधेरे की वजह से नहीं पता चला था कि किसका फायर कहाँ जा रहा है। तो उन्होंने जो फायरिंग हमारी तरफ की, कुछ साथी उनके हमारे नज़दीक थे, 2 साथी जो थे वो आगे की तरफ थे। उन्होंने जब हम पर फायर किए, बीच में मेरी जैकेट पर भी फायर लगा, मेरे साथी की जैकेट पर भी फायर लगे। तो बीच में ये भी ज़ख्मी हुए, फिर हलाक हो गए मौके पर। तो फिर सर, अब उनकी हलाकत हुई, उसके अलावा जो आपने सामान रिकवर किया है
उसकी अब डिस्पोज ऑफ कैसे कर रहे हैं, गाड़ियाँ या दीगर सामान और कैश? इसमें अभी ऐसे है कि जो गाड़ियाँ हमने रिकवर की और जो इस वक्त हमारे कब्ज़े में हैं, उनके मुतालिक हमने तो सबसे पहला काम तो ये करना होता है कि उन गाड़ियों की वेरिफिकेशन करनी होती है। गाड़ियों की जब वेरिफिकेशन हमने अपने FSL से उसको मरसले वगैरह लिखे हुए हैं, फिर जब कुछ के हो चुके हैं, कुछ के FSL हो रहे हैं, तो जैसे वो कार्रवाई मुकम्मल हो जाती है तो उसके बाद फिर हम पूरे पाकिस्तान के जितने भी अज़ला हैं उनके DPO से रब्ता करेंगे, उनको ये गाड़ियों के नंबर वगैरह देंगे, वहाँ से इसका शनाख्त का अमल शुरू होगा। सर, अभी तक की सूरत हाल जो हम आपसे पूछ रहे थे कि सामान को डिस्पोज ऑफ करने के हवाले से मरासलाजात लिखे जाएंगे आपकी तरफ से? जी बिल्कुल, FSL की कार्रवाई अभी तक तो हो रही है, कुछ हो चुकी है और अनकरीब इंशाल्लाह 2-4 दिन में एक्सपेक्ट है कि हो जाएगी मुकम्मल कार्रवाई।